Hello, my dear students. Today we are going to solve chapter number 11, that is parameter and area. Before starting this chapter, we need to understand some definitions. So here are some definitions. Listen them carefully and understand the facts which are given here. After that, you can understand each and every sum which is given in front of you easily in just few seconds. Let us read. A figure lying in a plane is called plane figure. तो कोई भी ऐसा फिगर जो एक प्लेन पर लाई करता है, अगर मैं इस शीट की बात करूं तो इसकी जो लेंथ है दैट इज एक्स एक्सिस और जो इसकी ब्रेथ है दैट इज वाई एक्सिस. तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया. तो अगर इस प्लेन के ऊपर हम कोई भी फिगर ड्रॉ करते हैं, वेदर दिस इज अ स्क्वायर, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो सर्कल हो, वेदर इट इज अ pentagon figure, whether it is an octagon figure, 3 4 5 6, दिस इज हेक्सागन. अगर मैं ऑक्टागन भी बना दूं, चाहे वेदर आई ड्रॉ अ सर्कल, वेदर आई ड्रॉ अ रेक्टेंगल, वेदर आई ड्रॉ अ पेंटागन, कोई भी फिगर अगर मैं एक प्लेन पर बना रही हूं तो उसे हम प्लेन फिगर बोलेंगे. द नेक्स्ट वन इज अ प्लेन फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट और कर्व्स और बोथ. जो प्लेन फिगर है वो या तो लाइन सेगमेंट से बनता है या कर्व से बनता है या दोनों चीज़ों को मिलाकर बनता है. अगर मैं इस कर्व की बात करूं तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इस फिगर की बात करूं, इस प्लेन फिगर की बात करूं, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट है. दीज ऑल आर लाइन सेगमेंट्स. लेकिन अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो इसके अंदर एक कर्व भी है और 3 लाइन सेगमेंट है. सो दिस इज ऑल्सो अ प्लेन फिगर. लेकिन मैं इस फिगर को भी प्लेन फिगर बोलूंगी क्योंकि एक प्लेन पर बना है. लेकिन इन दो में और इसके अंदर क्या डिफरेंस है, ये जो फर्स्ट इनिशियल 2 फिगर्स हैं इनको हम बोलेंगे क्लोज्ड कर्व और लास्ट वाले को हम बोलेंगे नॉट क्लोज्ड कर्व. इसको हम क्लोज कर्व क्यों बोलेंगे? बिकॉज इसका कोई भी एंड फिक्स नहीं है, ये आपस में क्लोज है, इसके सारे के सारे रास्ते बंद हैं, आप कहीं से भी बाहर नहीं निकल सकते. बट इफ आई टॉक अबाउट दिस लास्ट फिगर, इसका ये वाला एंड फ्री है. मतलब आप यहाँ इस कर्व के अंदर ये एक ऐसा व्यू है, चक्र व्यू है जिसके अंदर से आप बाहर निकल सकते हैं. इसका एक फ्री एंड है या यहाँ से एक रास्ता है जहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं. क्लोज नहीं है, ये खुला है. सो दिस इज़ नॉट अ क्लोज्ड कर्व. इसे समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज जब हम बात करेंगे किसी फिगर की जिसकी हमें वैल्यू निकालनी होगी, जिसका हमें पैरामीटर निकालना होगा, जिसका हमें एरिया निकालना होगा, तो हम मेनली क्लोज्ड कर्व की ही बात करेंगे. तो अ कर्व इज कॉल्ड अ सिंपल कर्व. कोई भी कर्व सिंपल कर्व कब कहलाता है? इफ़ इट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ. अगर वो खुद को क्रॉस नहीं करता. जैसे मैंने अगर ये वाला फिगर बना दिया, ये वाला फिगर, ये वाला फिगर, ये सारे आपस में किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं. लेकिन जब मैं इस फिगर की बात करूं तो ये वाली लाइन, ये 2 लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं. सो दिस इज़ नॉट अ सिंपल. ये कॉम्प्लिकेटेड है. ये कहाँ जा रहा है, ये इसके ऊपर से चढ़ के जा रहा है. तो ये सिंपल लिविंग नहीं है. मतलब अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम आपको इस डायरेक्शन में जाकर मीट नहीं करेंगे कहीं पे भी जाके, आपको क्रॉस करके कहीं और चले जाएंगे. ये लोग सिंपल नहीं है. सो दिस इज़ नॉट अ सिंपल कर्व. बट ये जब ये दोनों आपस में जा रहे हैं तो एक पॉइंट पे जाके मिल जाते हैं. सिंपल लिविंग लोग हैं तो इसे हम सिंपल कर्व बोलेंगे. द नेक्स्ट वन इज अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड रेक्टिलाइनर. रेक्टिलीनियर इसे हम बोलते हैं तो रेक्टिलीनियर है, लेकिन हम इसे समझेंगे कैसे? रेक्टिलाइनर मतलब जिसके अंदर लाइंस होती हैं, इसको हम बोलते हैं रेक्टिलीनियर है. लेकिन हम इसे लर्न करने के लिए पढ़ेंगे रेक्टिलाइनर मतलब जिसके अंदर लाइंस होती हैं सिर्फ. अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड रेक्टिलीनियर इफ इट इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट. अगर वो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना है. जैसे अगर मैं इस क्लोज कर्व की बात करूं, इसे तो मैं बोलूंगी रेक्टिलीनियर बिकॉज इसके अंदर सारी की सारी लाइन सेगमेंट है. बट अगर मैं इस कर्व की बात करूंगी, दिस इज नॉट अ रेक्टिलीनियर बिकॉज देयर इज अ कर्व, one curve in this figure. Okay, the next one is a part of a plane enclosed by simple हमने समझा था जहां पर कोई भी क्रॉस नहीं होता. अब इस प्लेन रीजन को समझने के लिए सारे के सारे पॉइंट्स हमारे काम आएंगे कि क्या क्लोज्ड है, क्या सिंपल है, क्या रेक्टिलीनियर है या नहीं है. तो व्हाट इज प्लेन रीजन? अ पार्ट ऑफ अ प्लेन, किसी भी प्लेन का पार्ट, enclosed by a simple क्लोज्ड फिगर, जो एनक्लोज है मतलब आपस में बंद किया गया है, बाय अ सिंपल जिसके अंदर कोई भी क्रॉस नहीं हो रहा,
क्लोज्ड मतलब कोई भी फ्री एंड नहीं है, ये रहा अभी हमने पढ़ा, जिसके अंदर कोई भी फ्री एंड नहीं है, इज कॉल्ड प्लेन रीजन। तो प्लेन रीजन क्या होता है? जो सिंपल भी हो और जो क्लोज्ड भी हो, ठीक है। What is plain reason? That is enclosed by simple and closed curve। मतलब दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो सिंपल भी होना चाहिए और क्लोज्ड भी होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे? प्लेन। डेफिनेशन ऑफ एरिया, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ प्लेन, मैग्नीट्यूड ऑफ अ प्लेन रीजन इज कॉल्ड इट्स एरिया। मतलब अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूँ, एरिया इज द सरफेस और स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ क्लोज रीजन। अगर मैं इस स्क्वायर की बात करूं तो इस स्क्वायर ने जितनी जगह घेरी है, जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, जितना सरफेस ऑक्यूपाई किया है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम एरिया बोलेंगे, ठीक है। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द क्लोज फिगर इज कोल्ड पेरीमीटर। मतलब पैर से चलकर हम जितना चले, यहाँ से पैर से चले, यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ से चले, मतलब पैर से चलकर हमने, पेरीमीटर मतलब पैर से चलकर हमने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और आई कैन से द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। मतलब एक बाउंड्रीज की ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो अगर मैं इन चारों का सम निकाल लूँगी देन आई विल गेट द पैरामीटर। और अगर मैं ये मेजर कर लूँगी कि कितना स्पेस इस क्लोज्ड फिगर ने, इस सिंपल क्लोज फिगर ने ऑक्यूपाई किया है, तो फिर मुझे क्या पता चल जाएगा? एरिया। तो एरिया तो वो जगह है जो किसी क्लोज फिगर ने ऑक्यूपाई की है, और पैरामीटर इज द लेंथ, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज। मतलब इसकी जितनी भी बाउंड्री है उन सब की लेंथ का सम। मतलब पैर से चलकर हम जितना चले हैं, मतलब यहाँ से अगर मैं इसकी बाउंड्री पे चलूँ पैरों से, तो कितना डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया है, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। एरिया वो स्पेस है जितना उसने टोटल घेरा है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? लेट अस रिकॉल। सबसे पहले हम याद कर लेते हैं कि एरिया और पैरामीटर किसका? स्क्वायर और रेक्टेंगल का। उसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं? पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड। क्योंकि अभी हमने क्या बोला था, अगर मुझे किसी भी चीज़ का पैरामीटर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर ये इसका स्क्वायर है, ठीक है, तो इसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी। तो अगर मुझे इसका पैरीमीटर निकालना है तो मैं पैर से चलकर एक बार यहाँ गई, मतलब मैंने ए डिस्टेंस कवर किया, फिर मैं पैरों से चलकर यहाँ गई, फिर मैंने एक और दोबारा बार ए डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर मैं पैरों से चलकर यहाँ पर गई, फिर मैंने दोबारा से ए डिस्टेंस कवर किया, फिर दोबारा से मैं पैरों से चलकर एक और ए डिस्टेंस ट्रैवल करती हूँ, तो यानी 4 टाइम्स ए, तो ये क्या हो गया? 4 इंटू साइड। यही तो फॉर्मूला हमने अभी बताया है कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड। नेक्स्ट क्या है? पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अगर मैं एक रेक्टेंगल की बात कर रही हूँ, ठीक है, अगर ये रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, यानी बी और बी इक्वल है और ए और ए इक्वल है। तो अगर मुझे यहाँ का पैरामीटर निकालना है तो पहले तो मैं पैरों से चलकर ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल करूँगी, फिर ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल करूँगी, फिर ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल करूँगी, फिर मैं ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल करूँगी, यानी 2 टाइम्स तो ए हो गया और 2 टाइम्स बी हो गया। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 टाइम्स ए प्लस बी, यानी मैं इसे लेंथ और ब्रेथ भी लिख सकती हूँ। ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये लेंथ है हमारी, ये ब्रेथ है, कुछ भी लिख लो आप। 2 टाइम्स एल प्लस बी, यही तो हमने बोला कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है? 2 टाइम्स एल प्लस बी। उसके बाद क्या है? एरिया ऑफ अ स्क्वायर। जब भी मुझे एरिया निकालना होता है ना, तो बस आप ये समझ लो मुझे इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है। चाहे अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी, तो क्या हो जाएगा? ए मल्टीप्लाई बाय ए, यानी ए स्क्वायर, साइड इंटू साइड। अगर मुझे रेक्टेंगल का निकालना है तब भी मैं इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करूँगी, दैट इज़ ए मल्टीप्लाई बाय बी। जब हम वॉल्यूम का केस करेंगे ना, तब भी हमें कुछ ऐसी ही चीज़ नज़र आएगी। अगर हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट की बात करेंगे, ये इसका लेंथ है, ये इसका ब्रेथ है और ये इसकी हाइट है, मतलब जो भी चीज़ है हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा वॉल्यूम निकालने के लिए भी। तो हमें सारी जगह ना ये कोने वाली चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है। अभी हम इसे छोड़ते हैं। अभी हम क्या समझ रहे हैं कि अगर मुझे एक स्क्वायर का एरिया निकालना है तो ये दोनों साइड्स ए हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो फॉर्मूला क्या आ गया? एरिया का, स्क्वायर के एरिया का, साइड इंटू साइड, यही हमने लिखी हुई है एरिया ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूँ, रेक्टेंगल में क्या होता है? ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें ये सारा निकालना है ना, यही चीज़ हमें निकालनी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, या तो आप लिख दो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यही वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, वेयर एल एंड बी आर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। उसके बाद है द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अगर आप इतना सारा लंबा लर्न करोगे ना तो थोड़ा सा कंफ्यूज होने के चांसेस हैं।
इसमें कुछ भी नहीं है, हमें पता है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। वी ऑल नो दैट। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 100 का स्क्वायर 100 2 टाइम्स हो जाएगा, और सेंटीमीटर का स्क्वायर 2 टाइम्स सेंटीमीटर। यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो हमने लिखा है, 1 का स्क्वायर 1 ही तो आने वाला है। तो यानी 10 की पावर 4, बिकॉज 1 2 3 4, अगर 4 0 है तो 10 रेज टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं इसकी बात करूँ, हमें ये भी पता है कि 1 मीटर 10 डेसीमीटर के बराबर होता है ना, यही हमें पता ना। तो हमने इसमें भी यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिया, कुछ भी नहीं करना। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक टेबल ले लेते हैं ताकि हम इस चीज़ को अच्छे से क्लैरिफाई कर पाएँ। ओके, अगर मैं इस फिगर के अंदर देखूँ तो मुझे क्या नज़र आ रहा है, सबसे मिड में तो होता है हमारा मीटर, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी मीटर। ठीक है, अगर मुझे डेसीमीटर निकालना है, डेसीमीटर मतलब सिर्फ 10 ही, मतलब 1 का मुझे 10th पार्ट करना है, सिर्फ 10 ही, मतलब 1 में से सिर्फ 10 ही मुझे दे दो। सेंटी हमें पता है हम कैसे लर्न करते हैं, परसेंट, मतलब पर मतलब डिवाइडेड बाय, और सेंट मतलब 100, मतलब 1%। परसेंट का मतलब यही होता है ना। तो इसको हम इस तरह से लर्न कर सकते हैं। उसके बाद डेसीमीटर मतलब सिर्फ 10 ही, मतलब 1 का सिर्फ 10 ही पार्ट मुझे चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, डेसीमीटर को हम ऐसे लर्न कर लेंगे। मिलीमीटर मतलब थाउजेंड्स ऑफ स्माइल, मतलब आपकी स्माइल का तो 1000 पार्ट भी स्माइल हम नहीं कर सकते, इतनी प्यारी स्माइल है आपकी। इस तरह से हम लर्न कर लेंगे। उसके बाद अब बात करें अगर हम डेकामीटर की, तो मतलब हमने डी से हमें पता है 10 है, लेकिन यहाँ पर हमने डाका मारा है। क्या मारा है हमने, डाका मारा है। तो डाका मारेंगे तो हमारी कोई चीज़ इंक्रीज़ होगी ना, क्योंकि हमने लूटा है, तो फिर मल्टीपल हो जाएगा 10। ठीक है, 10 टाइम्स मल्टीपल हो जाएगा। उसके बाद हेक्टो को हम कैसे लर्न करेंगे, 100 से। हेक्टो मतलब 100। ठीक है, उसके बाद है किलोमीटर। किलोमीटर का तो सबको पता है कि वो 1000 मीटर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो इसे हम अच्छे से कैसे लर्न करेंगे, दोबारा से एक बार बता देती हूँ कि मिलीमीटर मतलब आपकी जो स्माइल है ना, उसका 1000 माइल स्माइल हमारी नहीं है, मतलब इतनी प्यारी स्माइल है कि उसकी 1000 प्यारी स्माइल भी मैंने आज तक नहीं देखी। सेंटी मतलब पर सेंट, इस तरह से हम लर्न कर लेंगे। उसके बाद डेसीमीटर मतलब 10 ही, 10 ही, मतलब 10 ही पार्ट दे दीजिए मुझे, आप सारा मत दीजिए। मीटर तो हमें पता ही है। डी से डाका मीटर को हमने लर्न किया डाका से। अगर मैंने डाका मारा है, डी से तो डाका होता है, तो डाका है तो कुछ मल्टीपल होगा, तो 10 टाइम्स हो गया हमारा। उसके बाद है हेक्टो। हेक्टो को हमने लर्न किया 100 से, कि 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद किलोमीटर का हमें पता ही है 1000। ठीक है, से अगर आपको सीक्वेंस वाइज लर्न करना है तो आप कैसे लर्न करोगे, आप ऐसे लर्न कर सकते हो कि जो हमारी मिली है ना, वो सेंट लगाकर देसी मतलब 10 रुपये या 10 मिनट में, या 10 बजे, रात के 10 बजे, सुबह के 10 बजे, वट एवर टाइम यू वॉन्ट टू लर्न, तो मिली सेंट लगाकर 10 बजे 10 मिनट में या 10 बजे मार्केट में, एम फॉर मार्केट, मार्केट में जाकर डाका मारने के हैक्स को किलो के भाव बेच रही है। ठीक है, तो इसको हमने कैसे लर्न किया, हमने ऐसे लर्न किया कि जो हमारी मिली है ना, वो सेंट लगाकर 10 बजे मार्केट में डाका मारने के हैक्स जो है वो किलो के भाव बेच रही है। एक बार दोबारा देख लीजिए, हमारी जो मिली है वो सेंट लगाकर 10 बजे मार्केट में डाका मारने के हैक्स को किलो के भाव बेच रही है। आई एम रिपीटिंग लास्ट टाइम, मिली सेंट लगाकर 10 बजे मार्केट में डाका मारने के हैक्स किलो के भाव बेच रही है। इसे अगर आप इस तरह से लर्न करोगे, देन यू विल नेवर फॉरगेट इट एवर। आप किसी भी चीज़ को अगर स्टोरी की फॉर्म में लर्न करते हैं तो इट विल बिकम वेरी ईजी टू रिमेंबर।
तो फिर इस तरह से आप लर्न कर लेना। बाकी आपको सबका मीनिंग पता चल चुका है कि मिली थाउजेंड्स ऑफ माइल यानी उसका 1000th पार्ट। और अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर से रिलेट करना है तो सेंटी मतलब परसेंट कर देंगे। डेसी का मतलब तो होता ही 10 है, तो सिर्फ 10 ही और यहाँ पर 10 का डाका मारा है तो 10 टाइम्स मल्टीपल हो जाएगा। हेक्टो मतलब 100 और किलो का तो सबको पता ही होता है कि उसमें 1000 मीटर्स होते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू लर्न इट लाइक दिस। Students, let's start worksheet 1 of chapter 11. First question, a rectangular garden is 30 meter long. एक rectangular garden है हमारे पास, ये एक rectangular garden है जिसकी लेंथ कितनी है 30 मीटर एंड इट इज़ 25 मीटर वाइड। और इसकी ब्रेथ कितनी है, इट्स ब्रेथ इज़ 25 मीटर and has a path 2.5 मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड इनसाइड इट। ये चीज़ हमें बहुत ध्यान से देखनी है कि जो हमारा जो पाथ बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है। रनिंग वाइड हैज़ अ पाथ, जो पाथ है 2.5 मीटर वाइड, उसकी विथ कितनी है 2.5 मीटर। रनिंग ऑल अराउंड इनसाइड इट मतलब इसके एक तो इम्पॉर्टेंट बात है ऑल अराउंड मतलब चारों तरफ है, मतलब चारों तरफ हमें ये वाला पाथ ड्रॉ करना है। उसके बाद ये कह रहा है इनसाइड इट मतलब अंदर वाली साइड। ये दोनों चीज़ें हमें बहुत ध्यान रखनी है। उसके बाद इसकी विथ कितनी हमारे पास गिवन है 2.5 सेंटीमीटर 2.5 मीटर। यहाँ पर भी हम लिखेंगे, यहाँ पर भी हम लिखेंगे कि इसकी विथ कितनी है 2.5 मीटर। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इधर आप लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। दैट इज़ 2.5 मीटर। ठीक है, और ये भी 2.5 मीटर ही है, 2.5 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका एरिया निकालना है, इस पाथ का। अगर मैं इसे ड्रॉ करना चाहूँ आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। तो मुझे ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फिर ये वाला एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल देंगे बिकॉज हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना बहुत अच्छे से आता है। फिर उसके बाद मैं अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल दूंगी। मतलब अगर आपके पास कोई इतना सा एरिया है, अगर मैं इसमें से ये वाली चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, ये वाला सर्कल सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो बाकी बचा हुआ एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें यही करना है हमारे पास। या फिर आप ये कह लीजिए कि आपके पास 10 टॉफ़ीज़ थी, आपने 5 टॉफ़ीज़ बांट दी तो आपके पास 5 बच गई, यही हमें देखना है। तो यहाँ पर आपके पास टोटल एरिया ये पूरे रेक्टेंगल का था, ये वाला आपने वॉकिंग एरिया बना दिया, तो बाकी बचा हुआ गार्डन कितना है। तो आप क्या करेंगे, जितना आपने वॉकिंग एरिया बना दिया मतलब जितना वॉकिंग के लिए एरिया दान में दे दिया या दे दिया किसी हमें दे दिया घूमने के लिए, तो मैं उसे सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो फिर बाकी बचा हुआ एरिया आ जाएगा। सो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस, we are going to solve it. Firstly we are going to write P Q R S, हमने बाहर वाले रेक्टेंगल को नाम दे दिया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, let P Q R S be the rectangular park। ये हमारा रेक्टेंगुलर पार्क है एंड ABCD हम अंदर वाले को नाम दे दें ABCD एंड ABCD be the internal, ये हमारी अंदर वाली बाउंड्रीज है। हमें हर सम में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ समझने के लिए लिख रहे हैं। नेक्स्ट सम में हम ये सारी की सारी बातें नहीं लिखेंगे। सो लेंथ पी क्यू की लेंथ हमारे पास कितनी गिवन है 30 मीटर। ब्रेथ कितनी गिवन है, ब्रेथ क्या है हमारी PS कितनी है वो 25 मीटर। तो अगर मुझे एरिया निकालना है, किसका एरिया निकालना है PQRS का, तो वो क्या होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ यानी PQ मल्टीप्लाई बाय PS। तो PQ की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30 और PS की वैल्यू कितनी है 25। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 टाइम्स 3 75,
पीछे एक ज़ीरो आ गई, बिकॉज ये क्या है, मीटर। तो जब हम एरिया निकालते हैं तो वो स्क्वायर मीटर आएगा, बिकॉज वो क्या है, मैंने मीटर को यहाँ पर, ये भी मीटर था, ये भी मीटर था, तो मैंने मीटर को मीटर के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में आता है आंसर हमारा, ये हमें बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद अब मुझे किसका एरिया निकालना है, आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी। तो मैं रेक्टेंगल ए बी सी डी की ही बात करूँगी। तो रेक्टेंगल ए बी सी डी के लिए मुझे ए बी की लेंथ भी नहीं पता और बी सी की लेंथ भी नहीं पता, तो हम निकाल लेते हैं लेंथ। किसकी लेंथ निकालनी है मुझे, ए बी की। ए बी की लेंथ मैं कैसे निकालूंगी, अगर मैं पी क्यू में से ये वाला 2.5 और ये वाला 2.5 दोनों की दोनों सब्ट्रैक्ट कर दो तो मेरी वैल्यू आ जाएगी ना, बिकॉज़ ये हमारी टोटल लेंथ है 30 में से ये वाला 2.5 मैंने हटा दिया और ये वाला 2.5 मैंने हटा दिया, तो बच गया बीच वाला। तो 30 में से एक बार मैंने 2.5 सब्ट्रैक्ट किया, दो बार, दूसरी बार भी किया, क्योंकि एक बार तो यहाँ से 2.5 कम हुई और एक बार यहाँ से 2.5 कम हुई, तो बच कौन सी गई, ये बीच वाली। तो 2.5 अगर मैं दो बार सब्ट्रैक्ट करूँगी तो वो क्या बन जाएगा, 5, बिकॉज 2.5 प्लस 2.5 इन दोनों का सम कितना होगा, 5। तो 30 में से मैं एक ही बार 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, तो आ गया हमारा 25 मीटर। मैंने क्या किया, 2.5 और 2, क्योंकि दोनों नेगेटिव थे, पहले मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। अगर आप 2.5 और 2.5 को ऐड करेंगे तो 5 + 5 10, 2 + 2 4, 4 + 1 5, तो ये 5 हो गया। मैंने डायरेक्टली 30 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मेरे पास आ गया 25 मीटर। इसी तरह से मुझे ब्रेथ भी चाहिए, तो मैं ब्रेथ भी फाइंड आउट कर लेती हूँ। ब्रेथ क्या है हमारी, BC। तो इसी तरह से हम ब्रेथ निकाल लेंगे। इसकी वैसे ब्रेथ कितनी थी टोटल इस साइड की, QR की 25 में से मुझे एक बार तो ये वाला 2.5 माइनस करना है और एक बार ये वाला 2.5 माइनस करना है। 2.5 माइनस 2.5, दोबारा से 2.5 अगर दो बार माइनस हो रहा है तो हम क्या माइनस करेंगे, 5। तो 25 में से जब मैं 5 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो आंसर आ जाएगा। वैसे भी आप इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, एक बार 2.5 फिर दोबारा से 2.5, बट बार बार अगर आप डेसिमल नंबर को सब्ट्रैक्ट के ऐड करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो जब भी आप सब्ट्रैक्ट या ऐड कर रहे हो तो कोशिश कीजिए कि पहले आप डेसिमल्स के साथ डील कर लीजिए, क्या पता उन दोनों को सॉल्व करते हुए आपका डेसिमल टर्म ही ख़त्म हो जाए, डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स हैं वो सब ख़त्म हो जाए, इसलिए पहले डेसिमल को के साथ डील किया कीजिए, उसे सॉल्व किया कीजिए, उसके बाद यू हैव टू सॉल्व फर्दर सम्स। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। आई हैव टू फाइंड द एरिया। कौन सा एरिया निकालना है, ABCD। तो ABCD का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया का AB मल्टीप्लाई बाय BC, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो AB की वैल्यू कितनी है, अभी मैंने निकाली, AB की वैल्यू है 25 और BC की वैल्यू भी मैंने अभी निकाली, दैट इज़ 20। तो 25 × 2 इज़ 50 और पीछे जो ज़ीरो थी वो मैंने यहाँ लिख दी दोबारा से, मीटर स्क्वायर, क्योंकि मैंने मीटर और मीटर की भी मल्टीप्लाई किया है तो दो बार मीटर आ जाएगा, यहाँ पे भी मीटर था, यहाँ पर भी मीटर था, तो अगर मैं किसी चीज़ को दो बार मल्टीप्लाई करती हूँ तो उसका स्क्वायर आ जाता है। तो मेरे पास दोनों के दोनों एरिया आ गए, मेरे पास बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया भी आ गया, अंदर वाले रेक्टेंगल का भी एरिया आ गया। अब मुझे एरिया ऑफ पाथ निकालना है ना, आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप इसे यहाँ पर नंबर 1 और नंबर 2 दे दीजिए और इसे नंबर 3 दे दीजिए, तो इसको आपको समझ में आ जाएगा कि आपने यहाँ पर 3 स्टेप्स का सॉल्यूशन किया है, क्लैरिफिकेशन के लिए जस्ट, वैसे लिखना मैंडेटरी नहीं है। सो एरिया ऑफ पाथ जो हमें निकालना है, एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, अगर मैं बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाले रेक्टेंगल को माइनस कर दूंगी, तो मतलब मैंने ये बड़े वाला जो हमारा रेक्टेंगल है, अगर मैं इसमें से छोटे वाला ये वाला माइनस कर दूंगी, एरिया माइनस कर दूंगी बड़े वाले में से, तो फिर क्या बच जाएगा, ये वाला, यही तो हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ PQRS माइनस
एरिया ऑफ ABCD। तो एरिया ऑफ PQRS अभी हमने निकाला था, वो क्या था 750 स्क्वायर मीटर, और एरिया ऑफ ABCD ये भी हमने निकाला, दैट इज़ 500 मीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, 750 माइनस 500 दैट इज़ 250 मीटर स्क्वायर। कभी भी ये लिखना हमें नहीं भूलना है। सो दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब अगले सम में हम ये वाली लाइन लिखना चाहें तो लिखें, अगर हम लिखेंगे तो हमारे सम में क्लैरिफिकेशन और भी ज़्यादा बढ़ेगी, इम्प्रेसिव लगेगा आपका आंसर कि आपको हर चीज़ की नॉलेज है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप अच्छे बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू शो दैट यू आर वेरी इंटेलिजेंट और आपको हर चीज़ की नॉलेज है, आपको बेसिक्स पता है, देन यू हैव टू राइट दीज 2 लाइन्स। ये लाइन लिखने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, सिर्फ 1 या 2 मिनट लगेंगे, उससे भी कम टाइम। तो अगर आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। So our next question is, a path 1 meter wide is built inside a square park ऑफ साइड 30 मीटर। सबसे पहले एक पाथ बनाया गया है, किसके अंदर बनाया गया है, जिसकी विथ जो है वो 1 मीटर है, बिल्ड इनसाइड अ स्क्वायर पार्क। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर देते हैं। फर्स्टली वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ स्क्वायर। इस स्क्वायर के बारे में मुझे क्या बोला गया है, इसकी जो साइड है ना वो 30 मीटर है। 30 मीटर्स ये हो गई, 30 मीटर्स ये हो गई, 30 मीटर्स ये हो गई, और 30 मीटर्स ही ये हो गई। ठीक है, अब पाथ 1 मीटर वाइड, इसके अंदर एक पाथ बना दिया हमने जिसकी विथ कितनी है 1 मीटर। आप पेंसिल से बनाइएगा, स्केल से मेज़र करके बनाइएगा तो बहुत सुंदर लगेगा। मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, दैट्स वाई आई एम मेकिंग इट रफली। तो यहाँ पर भी आपको 1 मीटर लिखना है, यहाँ पर भी आपको 1 मीटर लिखना है, यहाँ पर भी आपको 1 मीटर लिखना है। ठीक है, अ पाथ 1 मीटर वाइड इज बिल्ट इनसाइड अ स्क्वायर पार्क। एक स्क्वायर पार्क के अंदर 1 मीटर वाइड एक पाथ बनाया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। दोबारा से मुझे इसी पाथ का एरिया निकालना है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ एट द रेट। उसके बाद कोस्ट का भी बताना है। पहले तो आपको एरिया फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपको ये भी बताना है कि खर्चा कितना आया। तो फर्स्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सबसे पहले मैं इसे नाम दे दूंगी जैसे मैंने पहले दिया, PQRS। तो हमने पहले क्या लिखा था, हमने क्या लिखा था, लेट PQRS बी अ स्क्वायर पार्क। ये हमारा एक स्क्वायर पार्क है, एंड ABCD से नाम दे दीजिए, ABCD, एंड ABCD is ABCD are the ABCD be the internal बाउंड्रीज। ये अंदर बनी हुई बाउंड्रीज हैं हमारी ऑफ द पाथ की। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, अगर मुझे इस स्क्वायर गार्डन में जो पाथ बना है उसका एरिया निकालना है, तो यहाँ पर भी आई एम गोइंग टू रिपीट द सेम स्टेप। सबसे पहले मैं एरिया निकालूंगी PQRS का। ठीक है, जैसे अब मैं इसका एरिया निकाल लूँगी, फिर उसके बाद मैं अंदर वाला एरिया, ये वाला एरिया स्क्वायर एरिया, इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो बचा हुआ एरिया मेरे पास आ जाएगा। यही तो हमारा पाथ है, यही तो हमें चाहिए था। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, फर्स्टली लेंथ क्यों लिखेंगे यहाँ पर, तो हम साइड ही लिखेंगे बिकॉज सब कुछ इक्वल आने वाला है। सो साइड ऑफ स्क्वायर पार्क PQRS क्या है 30 मीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, इस स्क्वायर पार्क का एरिया क्या हो जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला, साइड इनटू साइड। सो दैट इज 3 times 3 is 9, सो दैट इज 900 स्क्वायर मीटर। क्यों, क्योंकि ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, तो 2 मीटर्स की अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो मीटर स्क्वायर आने वाला है। ठीक है, उसके बाद अब मुझे क्या निकालना है, अंदर वाले स्क्वायर का एरिया।
सो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ द इंटरनल स्क्वायर, जो अंदर स्क्वायर बना हुआ है, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, सो फर्स्टली आई हैव टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ सेम होगी बिकॉज इट इज़ अ स्क्वायर, तो फिर मुझे इसकी साइड की लेंथ निकालनी है। देखिए यहाँ पर इसकी टोटल लेंथ कितनी थी, 30, ये टोटल लेंथ है 30। अब 30 में से 1 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये वाला 1 यहाँ से चला गया और ये वाला 1 यहाँ से चला गया। तो अगर मुझे इसकी साइड निकालनी है, सो आई हैव टू राइट साइड ऑफ स्क्वायर। कौन से वाले स्क्वायर की अगर अब हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्क्वायर ABCD, जो अंदर वाली साइड है ABCD। तो इसकी साइड क्या होगी, 30 माइनस, एक बार ऊपर वाला 1 माइनस कर देंगे और एक बार नीचे वाला 1 माइनस कर देंगे, देन वी गेट 30 माइनस 1 इज 29, 29 माइनस 1 इज 28, और यूनिट क्या है, मीटर। ठीक है, सो दैट इज 28 मीटर। साइड ऑफ स्क्वायर ABCD आ गई 28 मीटर। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो एरिया क्या होगा, वी नो द फॉर्मूला ऑफ एरिया इज साइड इंटू साइड, वी कैन राइट इट साइड इंटू साइड। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड, दैट इज 28, 28 मल्टीप्लाई बाय 28। इसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, हमने एक ट्रिक भी सीखी थी, अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, पहले जो हमारे पास टेंस प्लेस पे है उसका स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज़ 4, लेकिन हमें यहाँ पे 2 डिजिट लिखनी होती है, 8 स्क्वायर इज़ 64, तो वो हमने यहाँ लिख दी। 8 टाइम्स 2 इज़ 16 एंड 16 टाइम 2 इज़ 32, तो अगर इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। ये वाली ट्रिक जो है स्क्वायर निकालने की सुपर इजी है, अगर हम 2 to 3 टाइम्स प्रैक्टिस करते हैं देन वी कैन सॉल्व एंड यूज़ दिस ट्रिक इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स, सो इट इज़ वेरी यूज़फुल। तो ये वाली वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो इस स्क्वायर वाली ट्रिक भी आप ज़रूर देखना, बिकॉज ये भी मीटर था ये भी मीटर था, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, देन वी गेट स्क्वायर ऑफ मीटर। तो अब मेरे पास क्या आ गया, आई गॉट द एरिया ऑफ द एक्सटर्नल स्क्वायर एज वेल एज एरिया ऑफ द इंटरनल स्क्वायर, और मुझे निकालना क्या है, आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलेगा, अगर मैं बाहर वाले स्क्वायर में के एरिया में से अंदर वाला एरिया, मतलब अगर मुझे दोबारा से वही वाली बात बता रही हूँ कि अगर टोटल एरिया में से मैं ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो पाथ वाला एरिया मेरे पास आ जाएगा। तो आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग। तो फिर मैं क्या लिखूँगी, यहाँ पर हम सेकेंड भी लिख देते हैं ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो जाए, थर्ड पार्ट। तो मैं क्या निकाल रही हूँ, एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, कौन से वाला स्क्वायर, PQRS बाहर वाला, PQRS माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कौन से वाला स्क्वायर, दैट इज ABCD यानी इंटरनल। ठीक है, तो PQRS का एरिया हमने कितना निकाला था, 900, इसका अभी हमने निकाला दैट इज 784, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 6, 1 एंड 1, दैट इज 116 मीटर स्क्वायर। तो मेरे पास एक क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, जो क्वेश्चन क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ एट द रेट ऑफ 17 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। मेरे पास एरिया आ गया है, अब इस पाथ के ऊपर मुझे रास्ता बनाना है तो फिर कुछ कॉस्ट तो लगेगी ना, अगर मुझे कुछ भी मिट्टी बिछानी है या कोई भी सीमेंट बिछानी है, कुछ भी बिछाना है तो उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करना है कोई भी पार्ट, तो फिर मुझे उसके ऊपर खर्चा भी तो लगेगा ना। तो जो एक्सपेंडिचर आएगा वो है 17 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, मतलब एक स्क्वायर मीटर पर 70 रुपीज़ खर्च हो रहे हैं, तो 116 स्क्वायर मीटर पर कितने खर्च होंगे। सो एरिया ऑफ पाथ निकल गया। अब मैं क्या निकालूंगी, कॉस्ट ऑफ, इसको हम फोर्थ पार्ट लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ, ये लिखना ज़रूरी नहीं है पार्ट्स हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो हमें समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। अगर हम इसे दोबारा से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, हम चेक करते हैं इस सम को, अगर टीचर चेक करता है तो वो ईजिली समझ सकता है कि उसने इतने अच्छे से डिवाइड कर रखा है, उसको हर चीज़ का पता है कि ये चीज़ डिफरेंट है, ये चीज़ डिफरेंट है। सो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ, वो क्या आ जाएगा, 100 स्क्वायर मीटर है, इतना पाथ है, इतना एरिया है, 70 रुपीज़ खर्च हो रही हैं, तो कितने हो जाएंगे,
42, दैट इज़ 1, दैट इज़ 1 and 8, इतने रुपीज़ खर्च हो जाएंगे. सो दैट इज़ द आंसर ऑफ आर सेकेंड क्वेश्चन. दो आंसर्स आए. एक तो ये आ गया एरिया ऑफ पाथ. मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो क्वेश्चंस उसने पूछे हुए हैं ना, जिन क्वेश्चंस के आंसर उसे चाहिए, तो उसके ऊपर आप अगर एनसर्कल कर दोगे या उसे थोड़ा सा हाईलाइट कर दोगे तो आपके आंसर्स में मार्क्स आने के चांसेस या फिर एग्जामिनर के ऊपर आपका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है. तो आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि जो आंसर होते हैं उसे आप हाईलाइट कीजिए. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. Let's move on to the third question. Third question is a table cover 5 मीटर इज टू 3 मीटर. मतलब उसकी लेंथ तो है 5 मीटर और ब्रेथ है 3 मीटर. इज स्प्रेड ऑन अ मीटिंग टेबल. उसे बिछाया गया है एक मीटिंग टेबल के ऊपर. इफ़ 25, मतलब ये जो टेबल कवर है, इस टेबल कवर की यहाँ पर मैं लेंथ नहीं लिख सकती बिकॉज आधा टेबल कवर नीचे भी है. सो टेबल कवर की जो लेंथ है वो 5 मीटर है, इसकी ब्रेथ है 3 मीटर. इज स्प्रेड ऑन अ मीटिंग टेबल. इफ़ 25 सेंटीमीटर ऑफ द टेबल कवर इज हैंगिंग ऑल अराउंड. मतलब यहाँ पर जो हैंग कर रहा है ना, ये 25 सेंटीमीटर है. ठीक है. ऑल अराउंड चारों तरफ इतना ही कपड़ा बाहर है. ऑल अराउंड द टेबल. फाइंड द एरिया ऑफ द टेबल टॉप. तो मुझे एरिया गिवन है टेबल कवर का, मुझे टेबल टॉप का मतलब मुझे ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है. आई हैव टू फाइंड ये वाला एरिया. मुझे ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो फिर मैं पहले क्या लिखूंगी? फर्स्टली आई हैव टू राइट सॉल्यूशन. लेंथ ऑफ टेबल कवर. टेबल कवर की लेंथ क्या है? 5 मीटर. ब्रेथ ऑफ टेबल कवर क्या है? 3 मीटर. ठीक है. तो एरिया मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे एरिया निकालना है टेबल टॉप का. तो टेबल टॉप की मैं लेंथ और ब्रेथ निकाल लेती हूँ. तो लेंथ ऑफ टेबल टॉप. टेबल टॉप की लेंथ क्या हो जाएगी? देखो 5 मीटर तो टोटल लेंथ थी. ठीक है. 25 सेंटीमीटर अगर मैं एक टेबल कवर की बात करूँ, ये मेरे पास एक टेबल कवर है. ठीक है. यहाँ पर ये टेबल पर बिछ गया. मैंने अभी सीधा रखा है. यहाँ से एक बच्चे ने इधर से पकड़ लिया, एक बच्चे ने इधर से पकड़ लिया. ठीक है. मैंने इसे सीधा रखा हुआ है. तो 25 सेंटीमीटर तो यहाँ पर बच रहा है. 25 सेंटीमीटर यहाँ पर बच रहा है. इसको मैं 0.5 मीटर भी लिख सकती हूँ. और टोटल इसकी जो लेंथ है वो है 5 मीटर. ठीक है. तो 5 मीटर को पहले तो मैं इस 25 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लूँ तो वो कितना हो जाएगा? 0.25. या फिर अगर मुझे अच्छे से समझना है तो 25 एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100. इसलिए मैंने इसे 100 से डिवाइड किया. तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगी क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरो हैं. सो दैट इज़ 0.25 मीटर. पहले ये सेंटीमीटर था, जब मैंने इसे 100 से डिवाइड किया तो ये मीटर बन गया. ठीक है. तो दोबारा से एक बार यहाँ से घटा, एक बार यहाँ से घटा. 0.25. ठीक है. तो देखो, जब भी मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आपको डेसिमल को 2 बार सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले आप डेसिमल के साथ डील कर लीजिए, क्योंकि क्या पता आप डेसिमल को सॉल्व करते करते डेसिमल को खो ही बैठे, डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट रही ना. तो इसलिए मैं इन दोनों को पहले ऐड करती हूँ. सो द एडिशन ऑफ 0.25 एंड 0.25 अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो आएगा 0.50. तो 5 में से मुझे अब सिर्फ 0.50 को सब्ट्रैक्ट करना है. तो फिर मैं इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ. वो क्या हो जाएगा? 4.50 मीटर. लेंथ मेरे पास आ गई. अब मुझे क्या निकालना है? ब्रेथ. तो मैं ब्रेथ भी निकाल लेती हूँ सेम मेथड से. ब्रेथ ऑफ टेबल टॉप. इसकी ब्रेथ वैसे तो थी 3, लेकिन 0.25 ऊपर से चला गया, 0.25 यहाँ से चला गया. तो दोबारा से 0.25 को मैं 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दूँगी क्योंकि इतना कपड़ा नीचे लटक रहा है. ठीक है. तो इसे जब मैं सॉल्व करूँगी मुझे पता है 0.50 आएगा. तो 3 में से मैं 0.50 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 2.50 आ जाएगा. तो मेरे पास लेंथ आ गई, मेरे पास ब्रेथ आ गई. नाउ आई कैन ईजिली फाइंड द एरिया ऑफ टेबल टॉप विच इज़ रिक्वायर्ड इन आर क्वेश्चन. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. तो लेंथ की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4.50 एंड द वैल्यू ऑफ ब्रेथ इज़ 2.50. तो जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगी, यू हैव टू सॉल्व दिस. उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा. अगर मुझे 25 और 45 को मल्टीप्लाई करना तो क्या हो जाएगा? 25 टाइम्स 5 इज़ 125 एंड 25 टाइम्स 4 इज़ 100 एंड 100 प्लस 12 इज़ 112. दैट इज़ द आंसर.
पीछे 2 0 अभी आ जाएंगी ये वाली। डेसिमल के बाद देखो कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 11.25 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, एरिया। तो एरिया हमेशा कैसे आता है, मीटर स्क्वायर में, स्क्वायर यूनिट्स में। इज इट क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. So our next question is question number 4. A garden is 120 मीटर long. एक गार्डन है हमारे पास जिसकी लेंथ कितनी है 120 मीटर एंड विड्थ कितनी है 85 मीटर. इट हैज़ एन इनसाइड पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विथ. इसके अंदर इनसाइड मतलब अंदर बनाया गया है. यूनिफॉर्म विथ मतलब चारों तरफ जितनी भी इसकी विथ है, जो इसकी चौड़ाई है, वो हर जगह सेम है. यहाँ पर भी 3.5 है, 3.5 मीटर. अगर मैं इधर की बात करूँ तो इधर भी 3.5 मीटर है. इसी तरह से चारों तरफ ही इसकी जो विथ है वो यूनिफॉर्म है, मतलब चेंज नहीं हो रही है. दैट इज 3.5 मीटर ऑल अराउंड इट. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गार्डन इज कवर्ड बाय द ग्रास. जो बच गया पार्ट, रिमेनिंग पार्ट है ना, उसे हमने ग्रास से कवर करना है. मतलब इस वाले पार्ट पे हमें ग्रास बनानी है, यहाँ पर ग्रास उगानी है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द गार्डन बाय ग्रास. तो ग्रास लगाने पे थोड़ा खर्चा तो आएगा ना, तो वो खर्चा कितना है, 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर. थोड़ा सा ही खर्चा है, मतलब अठन्नी लगेगी सिर्फ 1 स्क्वायर मीटर पर. यू हैव टू पे ओनली 50 पैसा फॉर ईच स्क्वायर मीटर. तो फिर हमें निकालना क्या है, फर्स्टली क्योंकि मुझे यहाँ का खर्चा निकालना है ना इस वाले एरिया का, तो फिर मैं इसी वाले एरिया को फाइंड आउट कर लूँगी. फिर मैं इस एरिया को फाइंड आउट करके कितना खर्चा आ रहा है स्क्वायर मीटर पर, 50 पैसा. तो 50 पैसे को मल्टीप्लाई कर दूंगी जितना उसका एरिया है उसके हिसाब से. ठीक है, दोबारा से. गार्डन इज, गार्डन की लेंथ दे रखी है, विड्थ दे रखी है, इनसाइड पाथ है यूनिफॉर्म विड्थ का, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है, ऑल अराउंड इट इसके चारों तरफ है. रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गार्डन इज कवर्ड बाय द ग्रास. यहाँ पर तो पाथ बना दिया 3.5 मीटर का. जिसका रिमेनिंग पार्ट है, जो बच गया, ये वाला जो इसका पार्ट है, यहाँ पर हमने क्या लगा दी, यहाँ पर हमने ग्रास लगा दी. ठीक है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द ग्रास. तो मुझे ग्रास से कवर करना है ना, इस एरिया को कवर करना है. तो जिस एरिया को कवर करना है उसी एरिया की वैल्यू निकाल लेंगे कि इसका एरिया कितना है, वो एरिया हम निकाल लेते हैं. फिर उसके बाद हमें पता है कि 1 स्क्वायर मीटर पर 50 पैसे खर्च हो रहे हैं. तो जितना एरिया आ जाएगा हमें पता चल जाएगा कि फलाना या ढिमकाना स्क्वायर मीटर है उसका एरिया. तो उस फलाना या ढिमकाना के साथ हम 50 पैसे को मल्टीप्लाई कर देंगे. देन वी विल गेट आवर रिक्वायर्ड आंसर. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास लेंथ गिवन है. किसकी गिवन है, लेंथ ऑफ द गार्डन. गार्डन को हम नाम दे दें PQRS. तो लेंथ कितनी है इस गार्डन की, 120 मीटर. लेकिन मुझे तो उस वाली एरिया की लेंथ निकालनी है जिसका एरिया मुझे निकालना है. तो मैं इसका नाम दे देती हूँ ABCD. तो फिर मैं क्या बोलूँगी, लेंथ ऑफ द गार्डन ABCD. तो वो क्या हो जाएगी, 120 तो ऑलरेडी थी, देखो ये टोटल 120 थी. अब यहाँ से 3.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ वाला 3.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 3.5 एक बार इस साइड वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3.5 एक बार इस साइड वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो हमारे पास कितना बच गया, पहले देखो 3.5 प्लस 3.5, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों की पावर्स ऐड ऑन हो जाएगी. तो 3.5 प्लस 3.5 कितना हो जाएगा, दैट इज 7. तो 120 में से 7 सब्ट्रैक्ट करना कितना आसान है, दैट इज 113 मीटर. ठीक है. इसी तरह से अगर मैं ब्रेथ की बात करूं, ब्रेथ ऑफ गार्डन, कौन से गार्डन की, PQRS की. PQRS की ब्रेथ हमें गिवन है, दैट इज 85 मीटर. तो अगर मुझे तो चाहिए ABCD की, क्योंकि मुझे एरिया तो ABCD का निकालना है. तो इसी तरह से 85 में से पहले ऊपर वाला 3.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर नीचे वाला 3.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो फिर ये वाला बचा हुआ हमारे पास आ जाएगा. ठीक है. तो 85 में से दोबारा देखिए, इस 85 में से ये इसकी टोटल ब्रेथ है,
ये वाली है ना इसकी टोटल वाली विथ, तो इसमें से मैं ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दूंगी और ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो फिर ये बचा हुआ आ जाएगा। तो 85 में से पहले मैं 3.5 को सब्ट्रैक्ट करूंगी, फिर दोबारा से 3.5 को सब्ट्रैक्ट करूंगी, यानी 2 बार 3.5 को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 7 को सब्ट्रैक्ट करना है। 3.5 प्लस 3.5 कितना होता है, दैट इज 7। तो 85 में से जब मैं 7 को सब्ट्रैक्ट करूंगी देन आई गेट 78 मीटर। तो मुझे एरिया इसी जगह का निकालना है, तो एरिया ऑफ ABCD, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 113 मल्टीप्लाई बाय 78। इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, दैट इज 8814 मीटर स्क्वायर, इतना आ गया। अब उसके बाद ये क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द गार्डन। अब ग्रास का मैंने पहले क्वेश्चन निकाल लिया, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गार्डन इज कवर्ड बाय द ग्रास, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द गार्डन बाय ग्रास। इसने एरिया तो पूछा ही नहीं था, तो ये तो हमें बोलना ही नहीं कि हमारा आंसर है, ठीक है। उसने सिर्फ रिमेनिंग पार्ट को बोला कि उसको ग्रास को उससे कवर करना है, फिर फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट निकालनी है ऑफ कवरिंग द गार्डन, गार्डन को कवर करना है ग्रास से एट 50 पैसा पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 स्क्वायर मीटर पर तो 50 पैसे खर्च हो रहे हैं। तो 8814 मीटर स्क्वायर पे कितने खर्च होंगे, मल्टीप्लाई कर दो उसे, वेरी इजी। तो हम इसे कैसे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, कॉस्ट ऑफ कवरिंग द गार्डन बाय ग्रास एट 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर पर कवर करने का खर्चा कितना है, 50 पैसे। तो कवरिंग ऑफ द गार्डन एट कितने कितने स्क्वायर मीटर पर, कितने पर खर्चना है, 8814 स्क्वायर मीटर पर, 8814 स्क्वायर मीटर पर कितना हो जाएगा, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 8840 मल्टीप्लाई बाय 50 पैसा। लेकिन हमें तो अमाउंट रुपीज़ में देनी है ना, तो रुपीज़ में हम कैसे निकालेंगे, 50 पैसे को अगर आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100, सो वी विल डिवाइड इट बाय 100। तो 50 टाइम्स 2 इज़ 100, और इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो आ जाएगा 4407। So that is the amount you have to pay to cover the garden by grass. ये वो अमाउंट है जो आपको पे करनी पड़ेगी अगर आपको उस रिमेनिंग गार्डन को ग्रास से कवर करना है। That's all. This is the answer of our question. इसके ऊपर हाईलाइट करके या सर्कल लगा देंगे। Let's move on to the 5th question. So our next question is calculate the area of the shaded region। जो shaded region है हमारे पास, जिसके अंदर शेड किया हुआ है, उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। सो फर्स्टली हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इट, सबसे पहले मैं इसका नाम दे देती हूँ। नामकरण संस्कार इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर बीबी भी इस धरती पर आता है तो सबसे पहले वी हैव टू डू द नामकरण संस्कार। तो यहाँ पर भी जिस भी रेक्टेंगल को या जिस भी फिगर को हमें सॉल्व करना है, फर्स्टली वी हैव टू गिव नेम टू इट, ठीक है। अंदर वाले को भी नाम दे देते हैं, अंदर वाले ने भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, सो उसका भी नामकरण संस्कार कर देते हैं हम, ठीक है। सो आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन कैसे आएगा, अगर मैं बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल दूं और उस वाले एरिया में से अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं, देन आई विल गेट द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। हियर आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग। Firstly, I am going to find the area of the bigger rectangle, that is PQRS. उसके बाद I have to find the area of the smaller rectangle, that is ABCD. तो जब मैं subtract कर दूंगी तो फिर मेरे पास remaining part, या जो path है हमारा, ये जो shaded region है उसका area आ जाएगा। So firstly what I have to write the length of rectangle नो, पहले PQRS लिखना है मुझे। आई हैव टू राइट PQRS। PQRS की लेंथ इट इज़ गिवन टू अस, दैट इज़ 43 मीटर। तो ब्रेथ कितनी है इसकी, इट इज़ ऑलरेडी ऑल्सो गिवन, ब्रेथ इज़ 27 मीटर। मुझे एरिया फाइंड आउट करना है,
पहले मैं इसी का निकाल देती हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज़ 43 मल्टीप्लाई बाय 27। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करोगे? 7 times 3 is 21, 28 and 30 and 6 and 8 and 1, 6 and 11. So that is 1161 मीटर स्क्वायर। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर? स्क्वायर मीटर्स में आंसर आएगा, स्क्वायर यूनिट्स में आएगा, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द एरिया। जब भी हम वॉल्यूम निकालते हैं देन आंसर इज इन क्यूबिक यूनिट्स, और जब हम एरिया निकालते हैं, क्योंकि 2 मीटर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, 2 टाइम्स मीटर को मल्टीप्लाई किया जाता है, देन वी गेट स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? एरिया ऑफ द इंटरनल रेक्टेंगल। तो मैं लिख दूंगी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। कौन से रेक्टेंगल? ए बी सी डी। ए बी सी डी की लेंथ देखो, ए बी सी डी की अगर मैं इस लेंथ की बात करूँ, इस वाली लेंथ की मैं बात कर रही हूँ, तो ये टोटल कितनी है? 43। 43 में से एक बार तो ये वाला 1.5 सब्ट्रैक्ट कर दो, एक बार ये वाला 1.5 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगी बची हुई? ये टोटल 43 था, मैंने ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक बार ये वाली लेंथ सब्ट्रैक्ट कर दी, एक बार ये वाली सब्ट्रैक्ट कर दी, तो मेरे पास रिमेनिंग डीसी आ जाएगा। तो 1.5 को 2 बार सब्ट्रैक्ट करना है। एक बार इन्हीं सॉल्व कर लेते हैं ज़रा। 1.5 प्लस 1.5 इज़ 3.0, यानी डेसिमल के बाद वाली चीज़ें ख़त्म हो गई, वही हम चाहते थे। तो 43 में से अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे वी गेट 40 मीटर्स। अब मुझे ब्रेथ निकालनी है, कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगी? 27 माइनस दोबारा से 1.5, एक बार ये वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक बार 1.5 ये वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1.5 को 2 बार सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या सब्ट्रैक्ट करें हम? 3, बिकॉज 1.5 प्लस 1.5 इज 3.0। तो 27 में से जब मैं 3 को सब्ट्रैक्ट करूँगी आई गेट 24 मीटर। अब मुझे क्या निकालना है? आई हैव टू फाइंड द एरिया। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज़ 40 मल्टीप्लाई बाय 24। ये तो मल्टीप्लाई करना और भी ज़्यादा ईजी है, 960 मीटर स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालना है? आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो वही जो मैंने पहले बताया था, अगर मैं कंप्लीट रेक्टेंगल में से ये वाला रेक्टेंगल सब्ट्रैक्ट कर दूंगी अंदर वाला, देन आई विल गेट द शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यहाँ पर अगर हम पॉइंट्स बना लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो वी विल मेक पॉइंट ऑफ इट। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, मतलब बड़े वाला, माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी, मतलब इंटरनल रेक्टेंगल। ठीक है, इसका एरिया कितना आया था? आंसर को हाईलाइट करेंगे, हमें भी ढूंढने में बहुत आसानी होगी। 1161, दैट इज़ 960। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? दैट इज़ 10 and 201 मीटर स्क्वायर। दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर हमारा। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रेक्टेंगुलर लोन मेजरिंग। एक रेक्टेंगुलर लोन है, ये अंदर वाला है रेक्टेंगुलर लोन, जिसकी लेंथ है 50 मीटर बाय 36, यानी इसकी लेंथ तो है 50 मीटर और इसकी ब्रेथ है 36 मीटर। इस सराउंडेड एक्सटर्नली, मतलब जो लॉन के पाथ बनाया गया है ना, वो बाहर वाली साइड बनाया गया है, सराउंडेड एक्सटर्नली बाय विच 2 मीटर वाइड। मतलब ये जो पाथ बनाया गया है ना, ये इस लोन के, लोन तो ये वाला है अंदर वाला, ये वाला हमारा रेक्टेंगुलर लोन है, इसके बाहर पाथ बनाया गया है जिसकी विड्थ है 2 मीटर, और ये भी यूनिफॉर्म है, हर जगह 2 मीटर ही है, इस साइड भी 2 मीटर है, जिधर से मर्जी आप मेज़र कर लो। जो हमारा पाथ है उसकी विड्थ है 2 मीटर। द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। मुझे इस पाथ का एरिया निकालना है। ऑल्सो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। मुझे इस वाले पाथ का एरिया निकालना है जिसको मैंने ब्राउन कलर से शेड किया है। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा कि आप जिस भी सम में फिगर बना रहे हो ना, मतलब फिगर तो ऑलमोस्ट आपको हर सम में ही बनाना है,
तो क्लैरिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाती है। तो आप वहीं पर कलर कीजिए जिस जिस जगह का आपको एरिया फाइंड आउट करना है, आप कोशिश कीजिए कि आप उसे ही हाईलाइट कीजिए। मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए बना दिया था, इसलिए मैंने उस साइड को उस एरिया को जिसका मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, उस पाथ को मैंने ब्राउन कलर से इसलिए दोबारा से हाईलाइट कर दिया। रेक्टेंगुलर लॉन है जिसकी लेंथ हमारे पास 50 मीटर है, ब्रेथ हमारे पास 36 मीटर है। सराउंडेड एक्सटर्नली, बाहर वाली साइड सराउंड किया गया है एक्सटर्नली, मतलब बाहर वाली साइड एक पाथ बनाया गया है जिसकी विड्थ है 2 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, मुझे इसी ब्राउन कलर के एरिया का ब्राउन कलर के पाथ का एरिया निकालना है। ऑल्सो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ऑफ पाथ, फिर बाद में लेवल करने पर जितना भी एक्सपेंडिचर आएगा उसको भी निकालना है। ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर पर खर्चा कितना आ रहा है, 12 रुपीज़। तो जितना एरिया आ जाएगा उसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, मैंने 12 बोल दिया था गलती से, दैट इज 16। तो फिर अब हम क्या करेंगे, मुझे सबसे पहले क्या करना है, बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, फिर अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। पहले बाहर वाले का निकालना है, फिर अंदर वाले का निकालना है, फिर अंदर वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो फिर मेरे पास बचा हुआ एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं लिख दूँ डायरेक्ट, इसको नाम दे देती हूँ PQRS, इसको नाम दे देती हूँ ABCD। ठीक है, तो हम डायरेक्ट निकाल लें इस बार। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लोन, अगर हम रेक्टेंगुलर लोन का निकाल रहे हैं, उसकी लेंथ है 50 और ब्रेथ है 36। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ PQRS, क्योंकि पहले जो लोन था वो तो ABCD था ना, यहाँ पर भी रेक्टेंगुलर लोन ABCD, यहाँ पर भी आप मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज कंफ्यूजन के चांसेस बने रहेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया रेक्टेंगुलर लोन ABCD। फिर अब मुझे एरिया निकालना है PQRS का। ठीक है, तो PQRS का एरिया निकालने के लिए पहले हमें लेंथ भी तो पता होनी चाहिए ना। तो लेंथ ऑफ P रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगल लिख लो आप, रेक्टेंगल PQRS की लेंथ कितनी होगी, देखो 50 तो ऑलरेडी थी, यहाँ से कितनी ऐड ऑन हो गई 2, यहाँ से कितनी ऐड ऑन हो गई 2, मतलब 50 के अंदर जब मैं 2 टाइम्स 2 ऐड करूँगी तो 50 + 2 + 2 तो कितना हो जाएगा 54 मीटर। इसी तरह से अगर अब मुझे ब्रेथ भी निकालनी है तो निकाल लेते हैं। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल PQRS वो क्या हो जाएगी, इसकी ब्रेथ कितनी थी ऑलरेडी, दैट इज 36 में दोबारा से ये वाली 36 थी, तो 36 में ये वाला भी 2 ऐड हो गया, ये वाला भी 2 ऐड हो गया, तो दैट इज 36 + 2 + 2 इज 40 मीटर। एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS वो क्या हो जाएगा 54 × 40। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 2160 मीटर स्क्वायर। अब मुझे क्या पाथ का एरिया निकालना है, तो पाथ का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ ABCD, तो वही हम कर लेते हैं। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, एरिया ऑफ पाथ का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ PQRS, दैट इज PQRS माइनस एरिया ऑफ ABCD। तो PQRS का एरिया अभी हमने निकाला था, वो कितना था, दैट इज 2160 मीटर स्क्वायर, और ABCD का कितना था 1800 मीटर स्क्वायर। तो
2160 माइनस 1800, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? दैट इज 60 और ये 3 एंड 360 मीटर स्क्वायर। तो एरिया तो मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? एक आंसर तो हमारा ये आ गया, तो हम इसे भी हाईलाइट कर देंगे बिकॉज इसने मांगा था फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। मुझे पाथ का एरिया निकालना है। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ एट ₹60 पर स्क्वायर मीटर। 60 पर स्क्वायर मीटर मतलब एक स्क्वायर मीटर पर कितना खर्च होने वाला है? 16 रुपीज़। तो फिर कितना एरिया है? 360 स्क्वायर मीटर पर कितना खर्च होगा? मल्टीप्लाई बाय 16। तो क्या लिखेंगे हम? कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ। पाथ को मुझे लेवल करना है। एरिया कितना है? 360 मीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर मीटर पर कितना खर्चा आ रहा है? 16 रुपीज़। हमें गिवन था कि एक स्क्वायर मीटर पर आई हैव टू पे 16 रुपीज़। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट अ आंसर। सो व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 36 मल्टीप्लाई बाय 16? 16 टाइम्स 6 इज़ 96 and 16 times 3 is 48 and 48 plus 9 is 57. So answer is 576. पीछे एक ज़ीरो है तो वो ज़ीरो भी हमने लगा दिया. Then we will get a answer that is 5760 रुपीज़. चाहे आगे ये वाला रुपीज़ वाला साइन लगा लो आप, चाहे आप ये वाला लगा दो. It depends completely on your wish. Let's move on to our next question, that is question number 7. Let's move on to our question number 7. A painting is 40 सेंटीमीटर लॉन्ग. एक पेंटिंग है हमारे पास जिसकी लेंथ कितनी है? 40 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ कितनी है? 28 मीटर. ठीक है, एक पेंटिंग है जिसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर, दैट इज़ 28 सेंटीमीटर वाइड, इज़ पेंटेड ऑन अ कार्डबोर्ड. इस कार्डबोर्ड के ऊपर यहाँ पर पेंटिंग बनाई गई है. यहाँ पर एक सुंदर सी पेंटिंग है सच दैट देयर इज़ अ मार्जिन ऑफ 2 सेंटीमीटर. यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर का स्पेस छोड़ा गया है, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर का स्पेस छोड़ा गया है, इसी तरह से यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, अलोंग ईच ऑफ इट साइड, हर तरफ. ठीक है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ मार्जिन. मैंने आपको क्या बोला था? जिस चीज़ की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है उसे आप एक कलर से हाईलाइट कर दीजिए ताकि क्वेश्चन चेक करने वाले को भी इजीली समझ में आ जाए कि आपने क्या फाइंड आउट किया है और आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया है, आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग है. तो क्या पता वो आपकी पिक्चर देखकर ही आपको बहुत अच्छा स्कोर दे दे. छोटी मोटी जो आप मिस्टेक करोगे वो भी इग्नोर हो सकती है इस तरीके से. ओके, सो मुझे क्या फाइंड आउट करना है? आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द मार्जिन. तो वही बार बार वही वाली बात कि सबसे पहले हम बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, फिर उसमें से अंदर वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन वी विल गेट द एरिया ऑफ द मार्जिन. फिर दोबारा से हम नामकरण संस्कार कर दें, PQRS, एंड इट इज़ ABCD. So what we are going to do, firstly we are going to find the area of the external rectangle. तो मैं क्या बोलूँगी? लेंथ और ब्रेथ निकालनी पड़ेगी बिकॉज मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन ABCD की लेंथ और ब्रेथ है तो चाहे पहले वो वाला एरिया निकाल लो आप. तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ या लिख दूँ? लिख देते हैं लेंथ ऑफ द पेंटिंग जो एग्जैक्टली है क्या? ABCD 40 सेंटीमीटर. इसी तरह से अगर मैं ब्रेथ की बात करूँ, यहाँ हम कोमा नहीं लगा सकते बिकॉज इट इज़ नॉट द सेम. वो कितनी है? 28 सेंटीमीटर. तो फिर मुझे क्या निकालना है? आई हैव टू फाइंड द एरिया. एरिया कितना हो जाएगा? 40 मल्टीप्लाई बाय 28. दोबारा से मल्टीप्लिकेशन करना ईजी है, सिर्फ एक डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, 0 एज इट इज़ आ जाएगा. 8 times 4 is 32 and that is 3 and that is 11 सेंटीमीटर स्क्वायर. थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा. नाउ आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ PQRS. तो लिख देते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, या तो हम लिखिए रेक्टेंगुलर फिगर PQRS, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं रेक्टेंगल लिख रही हूँ. अगर आप चाहें तो आप रेक्टेंगुलर फिगर PQRS भी लिख सकते हैं.
तो वो क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ देखो, ये टोटल तो है 40, ये वाली ए बी की लेंथ है 40, तो 40 में 2 सेंटीमीटर यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा, 2 सेंटीमीटर यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा, तो दैट इज़ 40 + 2 तो कितना हो जाएगा, दैट इज़ 44 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर मैं ब्रेथ निकालूंगी तो फिर ब्रेथ कितनी है इसकी, 28 तो ऑलरेडी थी, ये वाली 28 ऑलरेडी है, इसमें 2 ऊपर से जोड़ दो, 2 नीचे से जोड़ दो, आई हैव टू ऐड ऑन 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, 2 सेंटीमीटर्स फ्रॉम बोथ साइड, तो कितना आ जाएगा, दैट इज़ 42 सेंटीमीटर, सॉरी दैट इज़ 32 सेंटीमीटर्स। ठीक है, सो आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, तो वो क्या होगा, 44 मल्टीप्लाई बाय 32, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे हम। करो यहाँ पर मल्टीप्लाई, 44 मल्टीप्लाई बाय 32, 8 8 12 13, दैट इज़ 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास अब एरिया आ गया, पी क्यू आर एस का एरिया आ गया, ए बी सी डी का एरिया आ गया, तो मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ द मार्जिन। इसे भी अगर हम पॉइंट बनाकर लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। सो आई हैव टू फाइंड एरिया ऑफ मार्जिन। मार्जिन का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी। एरिया ऑफ पी क्यू आर एस क्या है, इट इज़ हियर, दैट इज़ 1408 सेंटीमीटर। हाईलाइट कर देंगे, देखना इजी हो जाएगा कि हमने कहाँ से उठाया है, 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, दैट इज़ 8, दैट इज़ 8, दैट इज़ 2, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। इसमें सिर्फ इतना पूछा गया था कि टोटल एरिया ऑफ मार्जिन कितना है, वो हमने निकाल दिया। पहले मैंने इसकी वैल्यू लिखी, पी क्यू आर एस के एरिया की, फिर ए बी सी डी की एरिया की, देन आई सब्ट्रैक्टेड, तो फिर मेरे पास आंसर आ गया, दैट इज़ 288 सेंटीमीटर। दिस इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. So our next question is, each side of a square flower bed is 3 meter 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये एक स्क्वायर बेड है जिसकी हर साइड क्या है, 3 मीटर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये वाली भी 3 मीटर 80 सेंटीमीटर है, ये वाली भी 3 मीटर 80 सेंटीमीटर है, ये वाली भी। इट इज़ एक्सटेंडेड, इसे एक्सटेंड किया गया है, मतलब बढ़ाया गया है, बाय डिगिंग अ स्ट्रिप, एक स्ट्रिप बिछाकर 50 सेंटीमीटर की, मतलब यहाँ पर भी एक स्ट्रिप बिछा दी 50 सेंटीमीटर की, यहाँ पर भी बिछा दी, इधर भी बिछा दी और इधर भी बिछा दी 50 सेंटीमीटर की एक स्ट्रिप। ठीक है, ऑल अराउंड इट, इसकी हर तरफ। फाइंड द एरिया ऑफ एनलार्ज फ्लावर बेड, तो जो एनलार्ज किया गया है ना फ्लावर बेड, जिसे हमने एक्सटेंड कर दिया गया है, उसका एरिया मुझे निकालना है। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो फिर मैं इसे शेडेड करके दिखा दूंगी ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने इसी एरिया को फाइंड आउट किया है। ऑल्सो सबसे पहले मुझे इस शेडेड एरिया का तो मतलब एनलार्ज फ्लावर बेड का तो एरिया निकालना ही निकालना है, साथ साथ ऑल्सो आई हैव टू फाइंड द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, कि पहले इतना था, जो फ्लावर बेड था वो इतना था ना, अब इसे एक्सटेंड कर दिया तो कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो नामकरण संस्कार कर दिया करो, PQRS, और ये क्या है, ABCD। ठीक है, तो ईच साइड ऑफ द स्क्वायर फ्लावर बेड इज इतना है, तो अगर साइड मुझे पता है फ्लावर बेड क्या है, ABCD, तो साइड ऑफ बेड या फ्लावर बेड कौन सा है, ABCD, वो क्या है, 3 मीटर 80 सेंटीमीटर, या तो इसे सेंटीमीटर में चेंज कर दो या इसे मीटर में चेंज कर दो, थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है ना, या फिर हम इसे ऐसे ही पढ़ा रहने दें, इट डिपेंड्स ऑन आवर विश, ऐसे ही पढ़ा रहने देते। तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ फ्लावर बेड क्या होगा, 3.80 मल्टीप्लाई बाय 3.80, बिकॉज साइड इंटू साइड होता है, तो 38 का स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालते थे हम स्क्वायर, हमें स्क्वायर निकालने का मेथड पता है ना। पहले हम यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर, क्योंकि मुझे यहाँ पर लिख कर दिखा देती हूँ आपको, 38 का स्क्वायर निकालना है ना,
दो ब्लैंक स्पेस बनाए, यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, दो डिजिट लिखनी है इसलिए लगा दिया मैंने 0, 8 का स्क्वायर 64, 3 टाइम्स 8 इज़ 24 एंड 24 टाइम्स 2 इज़ 48, उसको हम बीच में लिखेंगे, मतलब ये वाला स्पेस हमें खाली छोड़ना होता है। तो दैट इज़ 4 और 14 और 14 और 1, दैट इज़ इतना आ गया, 2 0 पीछे थी वो आ गई। अब देखो डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, 1 2 3 4, एक तो ये, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो 4 डिजिट्स से पहले डेसिमल आ जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 14.14 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ क्योंकि मैंने इसे सेपरेट नहीं किया, तो फिर मैंने इसे ऐसे लिख दिया, या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ 14.44 मीटर स्क्वायर। ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब मुझे क्या निकालना है, पी क्यू आर एस का एरिया निकालना है। तो पी क्यू आर एस का एरिया निकाल देते हैं हम। कैसे निकालेंगे, साइड ऑफ एक्सटेंडेड स्ट्राइप या फिर रेक्टेंगुलर रीजन, साइड ऑफ पी क्यू आर एस लिख दो सीधा। पी क्यू आर एस क्या हो जाएगी, 3 मीटर 80 सेंटीमीटर में मुझे एक बार ऊपर वाला 50 ऐड करना है, एक बार नीचे वाला, तो 50 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, तो 50 प्लस 50 कितना हो गया, 100, यानी 1 मीटर ऐड करना है। तो 1 मीटर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 मीटर 80 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी साइड हो गई। अब मुझे एरिया निकालना है, तो निकाल लो एरिया, क्या प्रॉब्लम है, 4.80 मल्टीप्लाई बाय 4.80। दोबारा से मुझे एरिया निकालना है, तो फिर मैं कैसे निकालूंगी, कैसे निकालते हैं 48 का स्क्वायर, पहले हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर दैट इज़ 16, फिर हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर दैट इज़ 64, फिर हम लिखेंगे 8 टाइम्स 4 इज़ 32 एंड 32 टाइम्स 4 इज़ 64। तो ये आ गया 2304, पीछे 2 ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो लगा दो। अब डेसिमल के बाद 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो 4 डिजिट्स से पहले डेसिमल लगा दो, दोबारा से उन 2 ज़ीरो को ही खाना है जो हमने स्पेशल लिखी थी। तो क्या आ गया, 23.04 मीटर स्क्वायर। तो एक तो एरिया हमारे पास ये आ गया, एक एरिया हमारे पास ये आ गया। मुझे क्या निकालना है, इस मार्जिन का एरिया, जो मार्जिन जो एनलार्ज किया है फ्लावर बेड, उसका एरिया निकालना है। तो मैं पी क्यू आर एस में से जब ए बी सी डी को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, देन आई विल गेट जो मुझे चाहिए, तो फिर वो मैं कर देती हूँ। कीजिए कैसे करेंगे हम, क्या करेंगे हम लिखेंगे एरिया ऑफ एनलार्ज बढ़ाया हुआ फ्लावर बेड, वो क्या होगा, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, बाहर वाला एरिया ऑफ पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस क्या है, 23.04, 23.04, और ए बी सी डी क्या है, दैट इज़ 14.44। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 6 और दैट इज़ 12 एंड दैट इज़ 8.60 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। डेसिमल के बाद की ज़ीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप इसे 8.6 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। फिर आप बोलेंगे पीछे से आंसर मैच नहीं हो रहा, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। दिस इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। इसे आप हाईलाइट कीजिए, कलर कीजिए, कुछ भी कीजिए, हमें यही फाइंड आउट करना था, फाइंड द एरिया ऑफ द एनलार्ज फ्लावर बेड। ठीक है, तो एनलार्ज फ्लावर बेड का एरिया हमने निकाल लिया। उसके बाद ये हमसे क्या पूछ रहा है, उसके बाद हमसे ये पूछ रहा है, यही पूछा था एनलार्ज फ्लावर बेड का एरिया, फाइंड द ऑल्सो इंक्रीज इन द एरिया। सॉरी, एनलार्ज फ्लावर बेड का एरिया तो हमारे पास फ्लावर बेड, पूरा का पूरा फ्लावर बेड पी क्यू आर एस है, तो ये है हमारा एनलार्ज फ्लावर बेड। दिस इज़ आर एनलार्ज फ्लावर बेड, और ये इंक्रीज हुआ है एरिया, या इंक्रीज इन द एरिया, यहाँ लिख देंगे इंक्रीज इन द एरिया, यहाँ पर हम लिखेंगे इंक्रीज इन द एरिया ऑफ एनलार्ज फ्लावर बेड। और अगर मुझे लिखना है एरिया ऑफ एनलार्ज मतलब बड़ा हुआ फ्लावर बेड, वो क्या होगा, जो एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस है, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस दैट इज़ 23.04 मीटर स्क्वायर।
तो दीज टू आर आंसर। ये एनलार्ज फ्लावर बेड मतलब बढ़ने के बाद जो हमारा फ्लावर बेड बन गया उसका एरिया कितना है, दैट इज़ 23.04 मीटर स्क्वायर। और कितना एरिया इंक्रीज़ हुआ है, दैट इज़ 8.6 मीटर स्क्वायर। मतलब एनलार्ज फ्लावर बेड, ये पूरा का पूरा फ्लावर बेड, इसका एरिया वो क्या है, PQRS। उसके बाद कितना इंक्रीज़ हुआ है, वो शेडेड रीजन है कि कितना इंक्रीज़ हुआ है। जब मैंने टोटल में से मतलब नए वाले में से पुराने वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो अब मैंने नया फ्लावर बेड बना दिया उसमें से मैंने पुराने वाले फ्लावर बेड का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इंक्रीज़ पता चल गया कि कितना इंक्रीज़ हुआ है। और इसने बोला कि एरिया ऑफ एनलार्ज बड़ा हुआ फ्लावर बेड, वो बड़ा हुआ फ्लावर बेड है हमारा PQRS, दैट इज़ 23.04 मीटर स्क्वायर। दैट्स ऑल।